गुड मॉर्निंग। क्लास 7 चैप्टर है आप लोग का 14। चैप्टर का नाम है नशा, जो एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ। इस कहानी को मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, शेष कल समझाऊंगी, क्या कि बहुत बड़ी कहानी थोड़ा ये। तो ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब के लड़के का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाले जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाले बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों का अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थे। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ न हुई तो वह अपने आप से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरता पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वो उसकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने की भी जी न चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर ही मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारी की निंदा की तो मुआमला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। आसामी भी वही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर आता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैं कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। अब सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के फर्श में हम शाम को स्टेशन पर जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने का रिफ्रेशमेंट रूप में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा न इन खानसामों को इकराम में मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सभी से उसकी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था, जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाता। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला या मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। शेष अध्याय अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।